चलिए क्लास स्टार्ट करें हम लोग। ठीक है, तो देखिएगा यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट के हम लोग यहाँ पर PYQs देख रहे थे 2024 और 2025 के। तो यहाँ पर हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस इन F। तो बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा हमारा कैपेसिटेंस के लिए डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला होगा, राइट। यहाँ पर आगे कहा गया है कि M, L, T एंड C स्टैंड्स फॉर यूनिट ऑफ मास। M हमारा मास के लिए स्टैंड कर रहा है, L लेंथ के लिए स्टैंड कर रहा है, T हमारी टाइम की यूनिट है और C यहाँ पर चार्ज की यूनिट है। ठीक है, तो देखिएगा कैपेसिटेंस, जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टडी करते हैं, कैपेसिटेंस बेसिकली हमारा चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है, राइट। तो अगर हमारे इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इसमें यहाँ पर प्लस Q चार्ज स्टोर हो रहा है और यहाँ पर हमारा माइनस Q चार्ज स्टोर हो रहा है, तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है इट इज गिवन बाई C इज इक्वल टू Q अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है ना, ये Q आपका मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन पोलरिटी वाइज अपोजिट है। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस की जगह हमको क्या लेना है, F लेना है, क्योंकि यहाँ पर C जो है उसको चार्ज बताया गया है, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ठीक है ना, C की जगह क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पर F ले लेंगे। देयरफॉर हमारे पास में ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, ये चार्ज हमारा Q एज इट इज रहने दो, और पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो पोटेंशियल होता है अगर हम लोग इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट चार्ज को एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लेके आते हैं तो जितना हमें उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा अपॉन दैट चार्ज इज नोन एज दी पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, एक हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पोजीशन पर लेके आते हैं तो उस पॉइंट पर जो इसका पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जो हम लोग इस चार्ज को लेके आ रहे हैं अपॉन दैट चार्ज। किस चार्ज को लेके आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस Q चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q हो जाएगा, राइट। वही हमने यहाँ पर लिखा है, ये Q हमारा ऊपर गया, ठीक है ना, तो Q इंटू Q क्या बन गया हमारा, Q स्क्वायर हो जाएगा, तो Q स्क्वायर अपॉन में वर्क डन W, इस तरीके से। अब यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। चार्ज के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमें क्या लेना है, C लेना है, तो ये हमारा C स्क्वायर हो गया। बाकी टर्म्स, ठीक है ना, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, M/L/T - 2, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे नीचे वाले जो टर्म्स है उसको ऊपर लेके आ जाओ। न्यूमरेटर में हम लोग कैसे लिखेंगे, M हमारा क्या हो जाएगा, ये -1, L क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और C हमारा ये स्क्वायर हो गया, राइट। और यही, ठीक है ना, आंसर हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ये देखो A में दिख रहा है ना, C स्क्वायर M-1 L-2 T2, यानी कि हमारा ऑप्शन A जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। लिखेगा इसे फटाफट। लिखा इसको, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सवाल दिया गया है, ठीक है, देखिए बहुत इजी है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट इज, ठीक है ना, लेटेंट हीट के बारे में हमने जाना हुआ है, तो हमें पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज करता है तो उस दौरान पर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है,
और जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करता है स्टेट चेंज के लिए, दिस इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू लेटेंट हीट। देयरफॉर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ हीट एब्जॉर्ब अपॉन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मास। हीट एक प्रकार की एनर्जी है, देयरफॉर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL2T माइनस 2 हो गया, डिवाइडेड बाई दिस मास कैपिटल M। तो M से M हमारा चला गया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये L2T माइनस 2 इस तरीके से। तो यहां पर हमें आंसर कौन सा दिख रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, डी एकदम करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर बन गया। लिखा इसे, चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा सवाल क्या दिया गया है, दिया गया है कि इफ एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हैज द डायमेंशंस ऑफ, कि अगर हमारा एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, E हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू E स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि जब हमारे पास में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी होती है, इट इज गिवन बाय यू रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो इसी की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही हमारी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, तो इसी की डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। हमें तो सिर्फ इससे मतलब है, इसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर मेंशन करिएगा कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यू रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो देखिएगा हाफ तो वैसे भी कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। देयरफॉर वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। तो यहां पर एक प्रकार से ये पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम V। तो यहां पर न्यूमरेटर में हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, mL2T माइनस 2 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है तो L क्यूब हो गया। तो ये हमारा, इससे अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो m तो यहाँ पर एक ही टर्म है, तो m एज इट इज, l ये कट के फाइनली क्या बन जाएगा, l माइनस 1 और t की पावर माइनस 2 आ जाएगी, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रही है हमको, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, राइट। नोट डाउन करें इसे। हुआ ये नोट डाउन,
चलिएगा अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा क्या कह रहा है कि द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इम्पल्स इज, एंगुलर इम्पल्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, हमें ये बताना है। तो एंगुलर इम्पल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि एंगुलर इम्पल्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी, याद है ना। लीनियर इम्पल्स हमारे पास में क्या था, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो एंगुलर इम्पल्स इसी के सिमिलर है, फोर्स का हमारा सिमिलर यहाँ पर टॉर्क, राइट। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी हो जाएगा। तो हमें अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू टाइम। Therefore, dimensionally we may say कि dimensional formula of angular impulse is equals to dimensional formula of torque into time। तो टॉर्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर हम लोग लीवर आर्म भी कहते हैं, याद है, ठीक है, रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था टॉर्क में, भूल गए, है ना। इनटू टाइम टी इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, कुछ देखना चीजें तो आपको एकदम रटी जाएगी जबान पर। फिर आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एल हो गया, और टाइम के लिए ये टी हो गया। तो फाइनली क्या बन जाएगा, एम का यहाँ पर एक ही टर्म है तो एम वन, और एल की पावर टू हो गई, और टाइम की पावर क्या है हमारी, ये -2 और ये 1 है तो क्या हो गया, -1। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए हमारा, ऑप्शन डी एज ए करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। लिख लिया इसको, चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर देखिए सवाल क्या दिया गया है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करें। लिस्ट 1 में हमारी देखिएगा फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है, और लिस्ट 2 में इनके डायमेंशनल फॉर्मूलेज दिए गए, राइट। तो हमें यहाँ पर एज पर दी कंडीशन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, राइट। स्टोक्स लॉ अगर आपको याद हो कि अगर हमारे पास में एक सॉलिड स्पेरिकल ऑब्जेक्ट हो और उसको हम लोग एक फ्लूइड के अंदर में डालते हैं तो जितनी उसकी स्पीड होगी उसके करस्पॉन्डिंग उसका विस्कस फोर्स होगा, एंड दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी। Here eta is the coefficient of viscosity, r is the radius of the object and v is the speed of the object। याद है ना, ये हमारा मान लो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, ये हमारा नीचे की तरफ v स्पीड से जा रहा है, और इसके सराउंडिंग में जो लिक्विड है इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, और इसकी रेडियस हमारी r है। तो इसके विस्कस फोर्स जो है इसकी स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये कितना होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो यहां से हमें ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 पाई, ये तो कांस्टेंट है, राइट। कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई आर वी, इस तरीके से, ठीक है ना, इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा, एम एल टी माइनस 2, आर डिस्टेंस है एक प्रकार से, डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो गया, वेलोसिटी या फिर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1, इस तरीके से। तो फाइनली इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बनेगा क्या बन रहा है, ये एम एल माइनस 1 और टी माइनस 1, राइट। तो यहां पर इसको ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा निकला है लिस्ट 1 में से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को लिस्ट 2 में किसके साथ मैच करें, थर्ड के साथ, ये एकदम मैच खा रहा है, ये इस तरीके से।
चलेगा। आगे बात करते हैं सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन को भी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। क्या होता है हमारा सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ एल, राइट। फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय दिस लेंथ एल, है ना। बच्चे पूरे शोर कर रहे हैं बाहर, एकदम थोड़ा बोल के आना, है ना। तो क्या दिया है यहाँ पर, ये एल से एल हमारा कट जाएगा, फाइनली हो जाएगा हमारा एम टी माइनस टू। रुक जाओ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सरफेस टेंशन जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसके साथ मैच हो रहा है हमारा, फोर्थ के साथ। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है वो यहाँ पर फोर्थ के साथ सही मैच हो रहा है। फिर बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लीवर आर्म होती है एंगुलर मोमेंटम, है ना। रोटेशन के चैप्टर में पढ़ा था ये हमने। तो ये हो जाएगा हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर इंपल्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू लीवर आर्म या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट से हम लोग हमारा एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो लीनियर मोमेंटम हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास के लिए m और वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दिया हमने। r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l हो गया। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो रहा है, m l टू टी माइनस वन, राइट। और आखिर में, राइट, इसको मैच कर लेते हैं पहले, किसके साथ मैच हो रहा है, ये सेकंड के साथ में ये मैच हो रहा है इस तरीके से। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके साथ होना चाहिए, फर्स्ट के साथ होना चाहिए। तो इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, अल्टीमेटली है तो ये एक एनर्जी ही ना। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, है ना। तो ऑब्वियसली, और हमें ऑप्शन में यहाँ पर दिया भी है कि ये जो है पहले वाले के साथ मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैच करें अगर, तो कौन सा ऑप्शन सही मैच हो रहा है इसके लिए, पहले थर्ड आना चाहिए ना, तो बी होना चाहिए हमारा। तो ये हो जाएगा बी, थर्ड फोर्थ सेकंड एंड देन फर्स्ट। चलिए फटाफट नोट डाउन करें इसे। चलिए हो गया नोट डाउन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ मैच करना है। सेम वही, लिस्ट वन में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है और लिस्ट टू में इनके डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो फिर से वही है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। तो हम लोग फिर से इसको निकाल लेंगे ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए।
तो विस्कस फोर्स हमारा क्या होता है, बोलिए, अब तो फॉर्मूला बोल सकते हो ना, 6 पाई ईटा आर वी, राइट। तो यहां से हमारे पास में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। 6 पाई हमारा कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा ये विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाई आर वी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एम एल टी माइनस टू, और नीचे में हो जाएगा हमारे पास में एल इंटू एल टी माइनस वन। तो इसका फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। ये इस तरीके से किसके साथ मैच हो रहा है, ये हमारा फोर्थ के साथ हमने इसको मैच कर दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इंटेंसिटी ऑफ वेव की बात हो रही है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, राइट, जैसे हमारी सनलाइट है, ठीक है ना, हमारे पास में एक यूनिट एरिया के ऊपर में सनलाइट रिसीव हो रही है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां पर एनर्जी को हम लोग ई से बता देते हैं, डिवाइडेड बाय ये हमारा एरिया और ये हमारा टाइम टी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारा, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड विद एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टू, टाइम के लिए हमारा टी। तो फाइनली राइट क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, ये एम एल तो एल कट जाएगा हमारे पास में, और टी टी माइनस थ्री हो गया। तो यहाँ पर ये किसके साथ मैच हो रहा है हमारा, ये हमारा फर्स्ट के साथ मैच हो गया, बिल्कुल। फिर प्रेशर ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट यानी कि उस क्वांटिटी को हम लोग लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। तो प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब हो गया, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ, राइट। दिस इज बेसिकली और चेंज इन प्रेशर विद डिस्टेंस। तो ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ आर बोल लो, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड विद दिस आर डिस्टेंस। तो यहां पर इस एरिया को आप नीचे ले लो, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड विद ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर इनटू ये आर हमारा लेंथ है। तो यहां पर फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एल एल माइनस टू हो जाएगा हमारा, और टी माइनस टू हो जाएगा, वेरी गुड। और इसको हम लोग किसके साथ मैच कर पा रहे हैं, सेकंड के साथ, ये एकदम सही मैच हो रहा है। चलिएगा आखिरी पे आते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया था, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल का सॉरी बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो यानी कि ये हो गया 1 अपॉन में बल्क मॉडुलस, इस तरीके से। और बल्क मॉडुलस क्या होता है हमारा, बल्क मॉडुलस होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम विद ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर अब देखिएगा, ये चेंज इन वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, हमें तो अल्टीमेटली डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला कट आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास में, चेंज इन प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, या फिर सिंपली प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ये ऊपर में निकाला ही तो है, राइट। तो हम लोग इसको सॉरी ये तो हमारा फोर्स है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये वाले टर्म को ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगा, वेरी गुड। तो इस तरीके से, और इसको अगर हम लोग न्यूमरेटर में लिखें तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एम माइनस वन एल वन और टी टू हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहां पर ये किसके साथ मैच हो रहा है, थर्ड के साथ ये हमारा मैच हो गया, राइट। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा चूज करें हम लोग, ऑप्शन बी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा।
लिखा है इतना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। देखिएगा, अगला सवाल दिया गया है कि गिवन है चार्ज Q, करंट I एंड परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट। तो हमें चार्ज Q, करंट और परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट दिया गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। तो इनमें से वो कौन सी क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा मोमेंटम के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग मोमेंटम का ही डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम यानी कि सिंपली लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, वेलोसिटी या फिर स्पीड इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? LT-1। देयरफॉर लीनियर मोमेंटम का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है? MLT-1। फिर यहाँ पर अगर हमें इन टर्म्स को सॉल्व करना है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है, तो हमें यहाँ पर बाकी वाले टर्म्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमें Q का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, करंट का पता होना चाहिए और परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट। तभी तो हम लोग इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो चार्ज, ठीक है ना, कहाँ पर आता है? हमें पता है कि करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम हो जाएगा। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टाइम। तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर का A होता है और टाइम का हमारा T हो गया। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अगला है हमारा परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम म्यू नॉट। तो इसमें अगर हमारे पास में दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, मान लो इसमें करंट I1 है और इसमें हमारे पास में करंट I2 है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो यहाँ पर कोई भी एक कंडक्टर के ऊपर में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा, और ये जो फोर्स रहेगा दिस इज योर बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर से अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना, उसके वजह से कोई भी एक कंडक्टर के ऊपर में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है, इट इज गिवन बाय परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अगर हमारा मीडियम एयर है, इनटू करंट I1 इनटू करंट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r, राइट। हियर r इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। r क्या है? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो इस फॉर्मूले से हम लोग म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, राइट, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ करंट कंडक्टर्स के बीच में जो लगेगा, इट इज गिवन बाय म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई r, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सो वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 2 पाई। तो हमारा कांस्टेंट है, डायमेंशन में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, इस r को ऊपर ले लो आप, तो क्या बन गया? FR अपॉन में, ठीक है ना, ये I1 I2 को नीचे ले लो, तो I1 I2 है तो करंट ही ना, तो यहाँ पर इसको हम लोग I² लिख लेते हैं डायमेंशनली। तो फोर्स का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? MLT-2 इंटू R क्या है? डिस्टेंस, यानी कि ये लेंथ हो गया हमारा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L। फिर से अगेन लेंथ और करंट एम्पियर का स्क्वायर, ये A² लिख दिया हमने, राइट। इसको एरिया के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारा क्या है? एम्पियर के लिए है, ठीक है, करंट का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या बन जाएगा? MLT-2 A-2, इस तरीके से। तो यहां पर अब हम लोग हमारा पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्या इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा लीनियर मोमेंटम के बराबर है कि नहीं है। अगर उसके सेम हो जाएगा तो यही हमारा ऑप्शन होगा,
और नहीं होगा तो अगले ऑप्शन पे बढ़ते जाएंगे फिर। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज Q इंटू म्यू नॉट अपॉन में करंट I। तो देखिएगा सबसे पहले चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्या है A इंटू टी, फिर म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो अभी हमने निकाला क्या है ml t माइनस टू A माइनस टू, इस तरीके से डिवाइडेड बाई करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज A, इस तरीके से। सो यहां पर ये फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास में, ml t माइनस वन, A से A कट गया लेकिन ये A की पावर माइनस टू भी तो है, तो A की पावर माइनस टू, यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम के बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं फिर हम लोग, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, यहां पर क्या करना है हमें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इंटू करंट I का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था हमारे पास में AT, तो इसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा ये A स्क्वायर T स्क्वायर इंटू म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला ML T माइनस टू A माइनस टू, और आखिर में करंट है तो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर का A हो गया। तो यहां पर अब ये फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास में ये M आ गया, L के लिए क्या बचेगा हमारे पास में, सिंगल L बचेगा, है ना। टाइम का तो कैंसिल आउट हो रहा है, और A के लिए क्या बच रहा है हमारे पास में, A बच रहा है। तो क्या ये हमारे पास में लीनियर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब C वाले को चेक करते हैं हम लोग। तो C हमारे पास में क्या है, Q इंटू म्यू नॉट इंटू करंट I। तो यहां पर Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, AT इंटू म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला ML T माइनस टू A माइनस टू, और करंट हमारे पास में एम्पियर का A है। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास में, ML T माइनस वन बन रहा है। क्या ये लीनियर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल है, बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब डी वाले को चेक करेंगे क्या, कर लो आप, होमवर्क दे देता हूँ, कर लो, पहले लिख लो ये, ठीक है, क्योंकि मैं अगले सवाल पे बढ़ जाऊंगा। लिख लो फटाफट क्योंकि मैं अगले सवाल पे बढ़ जाऊंगा, घर पे ट्राई कर लेना। कैसे करोगे, नहीं वो ये तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है ना हमारा, तो कट कटा के आ भी तो सकता है। प्रिंसिपल होमोजेनिटी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगेगा ना, समझ में आ रही है बात। तो इसीलिए हमें तो इसका पूरे का ही क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करना होगा। तब आगे इससे सवाल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लेके, ठीक है ना, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के दौरान पे आप उसको लगा पाओगे। देखेंगे आगे सवाल है। लिखा है इसको,
चलिए अगला सवाल देखें। इतना ही टाइम होता है 2 सेकंड का। 2 मिनट। चलिए अगला सवाल पे आएंगे हम लोग। सवाल दिया गया है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है और लिस्ट 2 में इनके डायमेंशनल फॉर्मूला है। सबसे पहले हमारे क्या है, मास डेंसिटी, राइट। तो मास डेंसिटी यानी कि आपका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसको आप मास रो से लिख लो आप। तो मास डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम v। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा कैपिटल M और वॉल्यूम क्या हो गया, L³ हो गया। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास में, ml-3 आ रहा है, राइट, T0। तो किसके साथ ये मैच हो रहा है, ये हमारा 4 के साथ मैच हो रहा है, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है हमें, इम्पल्स, ठीक है। नॉर्मली इम्पल्स दिया है तो इसको हम लोग हमारा लीनियर इम्पल्स कंसिडर करेंगे। तो लीनियर इम्पल्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। डायमेंशनली क्या हो जाएगा ये, एफ डी टी के बराबर डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है ना, या फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम, या फिर जो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही होगा। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या है, ml-t-2। टाइम के रिगार्डिंग ये हमारा t है, तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, ml-t-1। तो इसको हम लोग इसके साथ मैच कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सामने सामने ही मिल गया इसके, ये सेकंड चलेगा। फिर देखते हैं हम लोग पावर, ठीक है ना। पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ml/2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन हमारा कैपिटल T। तो फाइनली क्या बन जाएगा ये, ml/2 इस तरीके से। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है हमारा, फर्स्ट के साथ मैच हो गया इस तरीके। और आखिर में पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई एक एक्सिस के अबाउट जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसके लिए क्या होता है हमारे पास में, mr²। वेरी गुड। तो ये तो सीधा सीधा मिल जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2। तो ये किसके साथ मैच हो रहा है हमारा, ये थर्ड के साथ मैच हो रहा है। तो यही इसका आंसर है। तो सही मैच ऑर्डर किस में दिया है, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है, 4th सेकंड देन फर्स्ट एंड देन थर्ड। लिखा, चलिए अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल दिया गया है कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम द क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स हैज डायमेंशंस ऑफ, ठीक है। डायमेंशन क्या है हमारे पास में, m की पावर p, l की पावर q, t की पावर r, a की पावर s, राइट, इस तरीके से। और बोला गया है कि यहाँ पर q और r क्या है ये हमें बताना है। तो बोला गया है कि किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम में, राइट, जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेशियो है, राइट, उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा m की पावर p, l की पावर q, t की पावर r और a की पावर s है। तो इसमें q और r की वैल्यू क्या है ये हमें बताना है।
तो हमें यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला किसका किसका रेशियो लेना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स का। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय एक एरिया से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स सेम इसी तरह से, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एक एरिया से कितनी पास हो रही है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो यहाँ पर एरिया से एरिया तो आपका कट गया डायमेंशन के हिसाब से अगर बताएं तो यानी कि ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है। और एयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हमारी लाइट की स्पीड के बराबर होती है। तो बेसिकली ये हमारी स्पीड हो गई। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज एल टी माइनस वन। तो अगर इसको एम एल टी ए के फॉर्म में इसको लिखें, राइट, तो m की पावर, ठीक है, इसको कंपेयर कर लेते हैं हमारे पास में, m की पावर p, l की पावर q, t की पावर r और a की पावर s। तो यहाँ पर l की पावर ये q है, तो l की पावर q है ना, यानी कि क्या हो गया, अगर हम लोग सिमिलर फिजिकल क्वांटम्स को के पावर को इक्वेट करें तो q की वैल्यू क्या बन गई हमारी, q हमारा 1 बन गया। इसी तरह से r हमारा t के साथ एसोसिएटेड है, t की पावर कितनी है -1, यानी कि r कितना हो गया हमारे पास में -1। और यही हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आंसर, डी ऑप्शन में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको 12th में पढ़ते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये नहीं पढ़ा है अभी आपको। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा चैप्टर है हमारे पास में। लिखा है इतना, चलिएगा अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल में दिया गया है कि इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम ए क्वांटिटी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हैज डायमेंशंस ऑफ m की पावर p, l की पावर q, t की पावर r, a की पावर s, द वैल्यू ऑफ p एंड q r। ठीक है ना, पहले के जैसे ही आपका क्वेश्चन फ्रेम किया है, लेकिन यहाँ पर रेशियो किसका पूछा गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रेशियो। ठीक है, फिर हमें इसमें p और q का टर्म्स की वैल्यू बतानी है। तो न्यूमरेटर में हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग p से बताते हैं, और नीचे में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग m से बता देंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, सिमिलर चार्ज होने चाहिए उनका, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन अपोजिट चार्जेस के होने चाहिए, और उनके बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 2 है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज q, ठीक है ना, कोई भी एक चार्ज और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो जब डेरिवेशन पर्पज से हम लोग करते हैं तो इस डिस्टेंस को हम लोग 2a कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी क्या हो गई, उनके बीच की लेंथ। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी ऐसे ही बताते हैं, ठीक है ना, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है ना, कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। और इसी को हम लोग जब हमारे पास में एक सर्कुलर कॉइल में या फिर क्लोज्ड कॉइल में करंट फ्लो करता है तो उससे भी हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को बताते हैं। क्या होता है, जितना करंट हमारा कॉइल में फ्लो कर रहा है इनटू जितना उस कॉइल का एरिया है, राइट। तो यहां से अब हम लोग इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो चार्ज Q है, तो Q का हमारा Q क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो Q को हम लोग लिख देते हैं करंट इनटू टाइम इनटू ये 2a डिवाइडेड बाय ये करंट I और ये एरिया A है। इस A को आप करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। तो यहाँ पर ये करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला और ये करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा और सिंपल हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास में अब न्यूमरेटर में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और डिनोमिनेटर में भी डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। न्यूमरेटर में क्या है, टाइम t और ये a हमारी लेंथ है, डिवाइडेड बाय ये एरिया, यानी कि क्या बन गया हमारे पास में
एल स्क्वायर इस तरीके से। तो फाइनली ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, एल माइनस वन और ये टी हो गया। तो अगर हम लोग अब इसी को हमारे गिवन फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ कंपेयर करें, जो कि क्या है, m की पावर p, l की पावर q, t की पावर r एंड a की पावर s इस तरीके से, तो यहाँ पर सिमिलर टर्म्स की पावर को इक्वेट कर लो। तो इससे हमें यहाँ पर क्या है, l की पावर q है, ठीक है, और m की पावर ये p है, p और r को बताना है। तो m का तो यहाँ पर टर्म है ही नहीं, तो m की पावर बेसिकली क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। देयरफॉर वी कैन से कि p इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंडली q की बात करें, q हमें l की पावर में दिख रहा है, तो l की पावर कितनी है हमारी, -1, तो ये आ गया हमारे पास में q एज -1। और इसी को हम लोग हमारे कौन से ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 0, -1। लिखा है इसको, चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी v विथ टाइम t। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दिया गया है। इस इक्वेशन के फॉर्म में क्या है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी अपॉन में c प्लस टी। द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी आर, तो a इंटू बी इंटू सी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बी का क्या होगा और सी का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, फिर इन डायमेंशनल फॉर्मूला को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये ए टी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर सकते हैं। जो वी का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही ए टी स्क्वायर का रहेगा और वही बी टी अपॉन में सी प्लस टी का होगा और वही सी और टी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में सेम होगा। तो अगर हम लोग ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी वी। तो यहां से ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर हो गया। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टाइम का स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो गया। तो फाइनली ये क्या निकल के आ रहा है, एल टी माइनस थ्री आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, ठीक है ना, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर ये देखिएगा बी टी अपॉन में जो सी है उसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपका टी के बराबर है। तो यानी कि बी टी अपॉन में टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किसके बराबर होगा, वी के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि बी टी डिवाइडेड बाई टाइम टी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी वी। तो यहाँ से ये टी तो टी कट गया आपस में, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी वी के बराबर। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एल टी माइनस वन, इस तरीके से। सो हियर अब हम लोग सी की बात करें तो सी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी के बराबर है, विच इज कैपिटल टी, इस तरीके से। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास में एल टी माइनस थ्री, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, एल टी माइनस वन, और सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, टी। यानी कि यहाँ पर फाइनली हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है अब,
बिल्कुल L2T-3, और यही हमें हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। हो गया नोट डाउन? चलो अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। सवाल दिया गया है कि द पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज नॉट हैविंग सेम डायमेंशंस इज, ठीक है। तो हमें वो पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज बताना है जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक को देख लेते हैं फिर हम लोग। सबसे पहला वाला ऑप्शन क्या दिया गया है, सरफेस टेंशन एंड इम्पल्स। तो सरफेस टेंशन क्या होता है हमारे पास में, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, है ना। तो याद हो जाएगा, ये दोबारा आया है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, mL(T-2) डिवाइडेड बाय दिस लेंथ L। तो L से L चला गया, तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया इसका, m(T-2) इस तरीके से। फिर इसी के साथ क्या है हमारा इम्पल्स, ठीक है ना। इम्पल्स यानी कि क्या हो गया, ये लीनियर इम्पल्स, और लीनियर इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी होता है। तो यहाँ पर हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL(T-2) इनटू टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा इसका, mL(T-1). दोनों मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अगले ऑप्शन पे बढ़ जाते हैं। तो अगला ऑप्शन क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हाँ यही है आंसर हमारा, इसी को टिक कर देते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बी की हमने शुरुआत कर ही दी है, तो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिए बाकी प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, टॉर्क एंड एनर्जी आप इजीली निकाल पाते हो। थोड़ा जो अलग आया है वो यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट आया है। तो क्या है सबसे पहले हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास में, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। दैट इज आर परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम। तो आर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, डिस्टेंस एल हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, और लीनियर मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। तो मास m और वेलोसिटी L(T-1) इस तरीके से। तो फाइनली क्या बन जाएगा ये हमारे पास में, mL(T-1) और प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए कैसे बताते हो, जो हमारी लाइट है उसको हम लोग जब पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर में ये पार्टिकल्स फोटॉन्स में, ठीक है ना, एनर्जी होती है। एंड दिस एनर्जी E इज गिवन बाय h इनटू देयर फ्रीक्वेंसी न्यू। तो यहाँ पर h जो है ये कांस्टेंट है, एंड दिस इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हमारी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है SI यूनिट में। तो यहाँ पर हमें ये प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, कि एनर्जी इन ए फोटोन इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, एनर्जी डायमेंशनल फॉर्मूला mL(T-2) डिवाइडेड विद फ्रीक्वेंसी क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला 1 टाइम पीरियड यानी कि T-1 हो गया। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारा, mL(T-1). तो ये तो मैच हो ही रहा है, ठीक है ना। आंसर तो ये नहीं है हमारा, तो आंसर हमारा ऑप्शन ए, ये हमने चूज कर लिया। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है ना। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमारा प्रेशर के बराबर ही होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। स्ट्रेन डायमेंशनल ऐसे होता है, और स्ट्रेस क्या होता है हमारा पास, फोर्स पर यूनिट एरिया।
टॉर्क एंड एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, टॉर्क एनर्जी वर्क सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। लिखा? चलिए अगले सवाल पे आएंगे अब हम लोग। सवाल दिया गया है कि द एनर्जी E एंड मोमेंटम P ऑफ ए मूविंग बॉडी ऑफ मास m आर रिलेटेड बाय सम इक्वेशन, राइट। तो एनर्जी E और मोमेंटम P किसी मूविंग बॉडी के लिए जिसका मास m है, ठीक है ना, वो कोई इक्वेशन से आपस में रिलेटेड है। गिवन दैट C रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। अगर C हमारी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कौन सी रिलेशन है जो सही होगी, राइट। तो सही होने के लिए हमें उसको डायमेंशनली भी चेक करना होगा। तो जो इक्वेशन हमारी डायमेंशनली करेक्ट होगी, ठीक है ना, तो वो हमारी सही बोली जा सकती है एक तरीके से। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले, एक तो सबसे पहले एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? mL2T-2। और वहीं पर ठीक है, देखिए इधर लीनियर मोमेंटम क्या है हमारे पास में? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मास m और वेलोसिटी क्या है हमारे पास में? L-T-1। तो यानी कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? mL-T-1। और आखिर में स्पीड ऑफ लाइट दैट इज c, स्पीड है तो क्या आ जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? L-T-1। अब हम लोग हर एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमें? E² इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P² प्लस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m² C⁴। तो हमारे पास में ये एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसका हमें स्क्वायर करना है, राइट। तो एनर्जी हमारे पास में क्या है? mL2T-2, उसका भी स्क्वायर करना है। फिर लीनियर मोमेंटम डायमेंशनल फॉर्मूला mL-T-1 इंटू C², ठीक है ना, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा ये? L2T-2 प्लस डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ m² C⁴। तो m मास है तो मास का हमारा स्क्वायर हो गया, c हमारी स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या हो गया ये? L⁴ T⁻⁻⁴। तो यहाँ पर ये देखिएगा पहला वाला टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास में? m² L⁴ T⁻⁻², राइट। और यहाँ पर ये वाला टर्म हमारा क्या बन जाएगा? पहला वाला m L3 T-3 आ जाएगा ना, -1 और ये -2, प्लस यहाँ पर अगला क्या है? m2 L4 T-4। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करने के लिए हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हमारा नहीं हो सकता आंसर। ये उधर साइड लेफ्ट हैंड साइड ये हाँ 4 आएगा, 4 कर देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा T⁻⁻⁴। लेकिन फिर भी देखिएगा ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग हो गया हमारा, तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगले ऑप्शन पे आ जाएंगे हम लोग। अगला क्या दिया गया है हमें? राइट, अगला है हमारा E² इज इक्वल टू P² C² प्लस m² C⁴ इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम का यहाँ पर स्क्वायर करना है। तो ये m2 L2 T-2 इंटू C का स्क्वायर दैट इज क्या हो जाएगा ये? L2 T-2 प्लस ये m
स्क्वायर, ठीक है, और ये c का अभी हमें यहाँ पर पावर 4 करना है, तो m का स्क्वायर है ना यहाँ पर, हाँ, तो ये हो गया हमारे पास में m स्क्वायर, और c की पावर 4 करना है, तो क्या हो जाएगा ये L4t माइनस 4 हो गया। तो e स्क्वायर ये तो हमने पहले ही देख लिया था, क्या आया था हमारे पास में m2 L4t की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये हमारे पास में पहला वाला टर्म क्या बन रहा है, m स्क्वायर l की पावर 4 और t की पावर माइनस 4, प्लस में ये क्या बन रहा है हमारे पास में m स्क्वायर l की पावर 4 और t की पावर माइनस 4। तो सभी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो रहे हैं, तो यानी कि हमारी ये इक्वेशन सही हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सही तो है, ई स्क्वायर है ना भैया। अरे एनर्जी जो वो होती है ना आपकी, ठीक है ना, वो मास के चेंज से आती है आपका, ठीक है ना, और मास की जो है स्पीड के हिसाब से जो है मास चेंज होता है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, रेस्ट मास प्लस आपका स्पीड की वजह से आपका एनर्जी, ये है टोटल। तो पूरा ज्ञान प्राप्त करो। तो यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। लिख लिए इसे, चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे। सवाल क्या दिया गया है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा प्लस बीटा लैम्डा, वेयर लैम्डा एंड सिग्मा आर लीनियर एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी रिस्पेक्टिवली, देन अल्फा बाई बीटा रिप्रेजेंट्स। तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, जिसमें इस इक्वेशन में लैम्डा जो है वो क्या है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पर हमें अल्फा बाई बीटा की जो वैल्यू है वो बतानी है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया है, ठीक है ना, तो अब ये जो इक्वेशन है आपस में ऐड हो रही है, यानी कि यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लक्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा अल्फा इंटू सिग्मा के बराबर भी होगा, और वही हमारा बीटा इंटू लैम्डा के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा इंटू सिग्मा। तो यहाँ पर अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय दिस सिग्मा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग बीटा की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में बीटा इंटू दिस लैम्डा। सो हियर वी में से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, ये ना रेशियो डायमेंशनल फॉर्मूला का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला अल्फा का फ्लक्स फाई अपॉन में सिग्मा डिवाइडेड बाय दिस फ्लक्स फाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो डायमेंशनली ये फाई से फाई कट गया हमारा, और क्या आ जाएगा ये लैम्डा आपका ऊपर आ जाएगा, तो लैम्डा अपॉन में ये सिग्मा हो गया। और लैम्डा हमें क्या बोला गया है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी कि चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, और सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दिस इज चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया ए, ठीक है ना। डायमेंशनली ये चार्ज से चार्ज कट गया, तो ऊपर में क्या आ गया हमारे पास में एरिया ए डिवाइडेड बाय लेंथ एल। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एल स्क्वायर,
और लेंथ का एल है, तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ रहा है, ये लेंथ एल के बराबर, और ये हमारा किसके हो जाएगा बराबर, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। की जगह पे बल्ब ऐसी बातें करता है तू। खुद से भी ऐसी बातें करता है। लिखा है इसको? चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। जो बोलेगा मैं आगे बढ़ा दूंगा बस, है ना? सवाल दिया गया है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, कि डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट इज L2 T माइनस टू K माइनस वन, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि डायमेंशंस ऑफ गैस कांस्टेंट इज ML2 T माइनस वन K माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे बोला जा रहा है कि इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स में से, ठीक है, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है वो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो फिर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास में क्या होती है, ठीक है ना, कि एक यूनिट मास को कितनी हीट देनी चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हो जाए। तो क्या हो जाएगा ये डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। तो ऊपर में हमारे पास में हीट है, हीट एनर्जी, तो क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ML2 T माइनस टू डिवाइडेड बाई मास के लिए m और टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला केल्विन का K। तो फाइनली ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m तो हट जाएगा, L2 T माइनस टू K माइनस वन, ये हो गया। क्या इसके साथ ये मैच हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। अगला है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू nRT। तो R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर P इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम V डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स N डिवाइडेड बाई टेम्परेचर T। तो प्रेशर है ऊपर में, तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, तो क्या बन जाएगा ये ML माइनस वन T माइनस टू। वॉल्यूम के लिए ये हो गया L3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, डायमेंशन ये आपकी फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, मोल का MOL, और टेम्परेचर के लिए केल्विन के। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है हमारे पास में, मास का M, L के लिए L2 हो जाएगा, T हमारा माइनस टू, ठीक है ना, मोल इनवर्स और K इनवर्स हो गया। तो क्या ये हमारा इसके साथ मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है, मोल दिख रहा है इसमें, तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो गया।
तो यानी कि क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 हमारा इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी जो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। का भी अपन को निकाल सकते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस वही है ना, वो जैसे करंट है, उसको चार्ज अपॉन में आप टाइम से भी बता सकते हो, लेकिन करंट को हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ले लिया ना। सर हो गया। हो गया सर। हो गया। बाकी सबने लिखा? लिखना आप तो लिख लिखना शुरू करते ही आगे बढ़ा दूंगा। वो कर दिया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखें ना, अब ध्यान रखना है कब लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी की पावर -1 इन द इक्वेशन p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी वेयर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए बी इनवर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है ना, और बाकी जो P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है। तो इसके बेसिस पर हमको जो है ए बी इनवर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। ये वाला एनसीईआरटी में भी। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दो इधर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा A अपॉन वी स्क्वायर के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर होगा। और यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया जा सकता है कि बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो वॉल्यूम वी के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं इसे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा पी वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर पी इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वी स्क्वायर। प्रेशर हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, एम एल -1 टी -2। वॉल्यूम एल की पावर 3, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एल की पावर 6 हो गया। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, और पी की पावर टी की पावर -2 हो गया। और इसी प्रकार से बी का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम वी का, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करें तो ये बन जाएगा हमारे पास में L3। तनेश छूटेगा फिर तेरा, है ना। तो यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या करना है हमें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी की पावर -1। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ML5 T-2, और बी के लिए, ठीक है ना, ये हमारा L की पावर 3 और इसकी भी पावर -1 करना है हमें। तो पहला वाला टर्म एज इट इज, दैट इज ML5 T-2 और ये L की पावर -3 हो गया। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, ML2 T-2, ये इस तरीके से। और ये हमारा किसके साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन बी हमारा सही है। हो गया। अरे रुक जाओ यार, हो गया। हाँ ये क्या है, समझने में ध्यान दो थोड़ा, ये तो फिर भी PDF आ जाएगी आपके पास। चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे। सवाल दिया गया है कि अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस डिटरमाइन विच वन इज करेक्ट। राइट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फॉर डायमेंशंस का यूज करते हुए आपको बताना है यहाँ पर कौन सा, ठीक है, ऑप्शन सही है, जिसमें T हमारा टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, M मास को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड R इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट को बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा
जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसके ऊपर में बताने के लिए पहले हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हो? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। दैट इज दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जी का दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इनटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 या फिर m स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ml(t-2) और आर स्क्वायर लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का स्क्वायर, तो दैट इज m का स्क्वायर हो गया। फाइनली ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास में? m-1 L³ T-2 इस तरीके से। अब हम लोग पहला वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, है ना। पहला वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास में? t²। ठीक है, तो t² क्या है हमारे पास में दिया गया है? 4π² r³ अपॉन में gm। तो ये 4π² r³ अपॉन में gm दिया गया है। अब 4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो इसमें डायमेंशन में कोई इसका रोल नहीं रहेगा। r डिस्टेंस है तो क्या हो गया? ये L³ डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m-1 L3T-2 इनटू मास हमारा m। तो यहाँ पर देखिएगा ये m-1 ये m कट गया, L3 से L3 कट गया, सिर्फ नीचे में T-2 बच रहा है और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये t² हो जाएगा। तो ये हमारा सही आ रहा है डायमेंशनली, यानी कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और होमवर्क के तौर पर आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर लीजिएगा। दो मैंने बाकी हो गया ये नोट डाउन? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सवाल समझिएगा क्या है। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज, ठीक है ना, एक स्टेशनरी वेव इक्वेशन दी गई है। क्या है? y इज इक्वल टू 2a साइन 2π(nt) अपॉन लैम्डा इंटू कॉस 2πx अपॉन में लैम्डा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो इनमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं होगा? पहला है द डायमेंशंस ऑफ nt इज l, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर nt का डायमेंशन, x का डायमेंशन, n बाई लैम्डा का डायमेंशन और n का डायमेंशन हमें यहाँ पर कुल मिला के निकालना है। तो पहला वाला देख लेते हैं हम लोग, nt का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो nt वाला जो टर्म है वो हमें यहाँ पर दिख रहा है, और साइन थीटा या हो या फिर कॉस थीटा हो, थीटा जो है ठीक है ना, वो हमारी क्या होती है? आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, यानी कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। थीटा क्या हुई हमारी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि 2π(nt) अपॉन में लैम्डा, ये भी क्या होगा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, जिसमें 2π तो कांस्टेंट है ना, तो यानी कि डायमेंशन में इसको कंसिडर नहीं करो तो और अच्छा है। तो पहला ऑप्शन में हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ nt बाई लैम्डा इज इक्वल टू डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस यानी कि हम लोग इसको 1 से बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि nt का डायमेंशन जो हमें निकालना है वो किसके बराबर हो जाएगा? लैम्डा के बराबर। और लैम्डा हमारी वेव लेंथ होती है, एक पूरी वेव की लेंथ। तो लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? लेंथ l के बराबर। जो हमारी वेव होती है उसकी पूरी एक लेंथ हमारी 1 वेव लेंथ लैम्डा के बराबर होती है।
ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग x का डायमेंशन फॉर्मूला, राइट। तो x का टर्म किस में दिख रहा है हमें, ये देखिएगा यहाँ दिख रहा है। तो 2 पाई आपका वैसे ही कांस्टेंट है, यानी कि कहा जा सकता है कि x बाई लैम्डा हमारा डायमेंशन लेस होगा। तो x बाई लैम्डा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं फिर से, ये 1 हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम हियर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वेवलेंथ लैम्डा, और ये लेंथ है तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका लेंथ हो गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट अभी तक हमारे सही आ रहे हैं। अगला चेक करते हैं, द डायमेंशंस ऑफ n बाई लैम्डा इज t, है ना। तो n बाई लैम्डा यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा n t बाई लैम्डा इज इक्वल टू डायमेंशन लेस है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ n बाई लैम्डा क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1 बाई टी। टी हमारा टाइम है, तो ये हो गया 1 बाई टाइम पीरियड टी। न्यूमरेटर में लिखेंगे तो इसको हम लोग टी इनवर्स या फिर टी की पावर -1 से लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया, और इसी को हमें चूज करना है। तो यही हमारा सही आंसर बन गया। गलत स्टेटमेंट हो गया। लिखा इसको, चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला सवाल दिया गया है, ए फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई F इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू टी की पावर 1/2, राइट। फोर्स की इक्वेशन यहाँ पर पोजीशन और टाइम के हिसाब से बताई गई है। x यहाँ पर डिस्टेंस है, t यहाँ पर हमारा टाइम है। द डायमेंशंस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए आर, तो बी स्क्वायर अपॉन में a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा वो हमें बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वो ए एक्स स्क्वायर के बराबर है, और वही फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा बी टी की पावर 1/2 के बराबर है। तो इसे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। यानी कि क्या कहा जा सकता है कि ए एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हमारा फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला के बराबर है। देयरफॉर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर हो गया। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या बन रहा है, एम एल -1 टी -2 हो गया। सेकेंडली बी टी की पावर 1/2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमारा फोर्स के बराबर है। सो बी में से बी टी की पावर 1/2 इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई टी की पावर 1/2। इस तरीके से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एम एल टी -2 डिवाइडेड बाई टी की पावर 1/2। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, एम एल और टी की पावर ये -2 ऊपर में जाके ये -1/2, यानी कि -2 - 1/2 -5/2, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर करना क्या है, हमें बी स्क्वायर अपॉन में ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो ये हो गया बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो बी का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है पहले उसका स्क्वायर करना होगा न्यूमरेटर में। तो दिस इज एम एल टी की पावर -5/2, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास में ए का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज एम एल -1 टी -2, इस तरीके से। तो न्यूमरेटर क्या बन रहा है हमारे पास में, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर -5 डिवाइडेड विथ एम एल -1 टी -2, और फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा, एम की पावर 1 एल की पावर 3 और टी की पावर
-3 और ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन में बी में, सो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। सर एक बात होगी सर मैं क्या जवाब समझाते ना समझ नहीं तो अच्छा कर रहा है। मैं सॉल्व मेरे क्वेश्चन को तो बिना करनी पानी लगा पानी बिना गरम कर रहा हूँ बातें मत करो रे। मेरा भारत लिखा है इतना? चलिए फिर अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल दिया गया है, इफ मास इज रिटन एज m is equals to k c की पावर p g की पावर -1/2 and h की पावर 1/2, then the value of p will be constants have their usual meanings with k as dimensionless constant। तो यहाँ पर k हमारा डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना, c हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, g हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है और h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन सबके इंडिविजुअली डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते हैं। c हमारी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला l t-1। अगला हमारा ठीक है ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g का डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। देयरफॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? राइट, F r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 या फिर m स्क्वायर भी लिख सकते हो डायमेंशनली। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ml t-2 और ये l स्क्वायर हो गया डिवाइडेड विद ये हमारा m स्क्वायर। तो फाइनली क्या बन जाएगा ये हमारे पास में? m-1 l3 t-2 इस तरीके से। फिर h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, इसको हमने देखा था एनर्जी इन ए फोटोन से, तो एनर्जी इन ए फोटोन इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। तो यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एनर्जी ऑफ ए फोटोन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी न्यू। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा ml2 t-2 डिवाइडेड विथ t की पावर -1, फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला t की पावर -1। फाइनली क्या आ जाएगा? ml2 t-1। अब हमें इस इक्वेशन पे वापस आ जाना है। इक्वेशन क्या है हमारी? डायमेंशनली, ठीक है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c की पावर p इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ g की पावर -1/2 इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h की पावर 1/2। इनके डायमेंशनल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लो। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M, c स्पीड ऑफ लाइट डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा l t-1, सो दिस इज l t-1 और इसकी पावर p। अगला है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने निकाला, क्या है हमारा? m-1 l3 t-2 और इसकी भी पावर क्या करनी है हमें? -1/2। और आखिर में प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला ml2 t-1 और इसकी भी पावर 1/2 करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये यहाँ पर इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ वही करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये देखिएगा,
इसको ऐसे लिखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m इज इक्वल टू, ठीक है ना, m की यहाँ पर टर्म्स देखिएगा कहाँ पर है, ठीक है ना, ये m की पावर माइनस, ये माइनस माइनस आपका प्लस 1/2 हो गया, और ये आपका प्लस 1/2 यानी कि पावर 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो m की पावर 1 यानी कि बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको m से लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं l के लिए, तो l की पावर, ठीक है ना, यहाँ पर p, यहाँ पर कोई टर्म नहीं है ना, तो l की पावर यहाँ पर ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी तो है ना, 1 प्लस p तो यहाँ पर क्या आ रहा है, p प्लस आपका अरे हाँ ये भी तो है ना, -3/2 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में l की पावर p -3/2 प्लस 1 हो गया, और t की पावर क्या है हमारे यहाँ पर, t की पावर ये -p और ये प्लस हो गया, ठीक है, +1 और यहाँ से -1/2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t की पावर -p + 1 -1/2 इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास m इज इक्वल टू m l की पावर p -1/2 हो जाएगा ये, और t की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास में ये, है ना, ये देखिएगा ये 1/2 माइनस p आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिएगा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म के पावर को इक्वेट कर सकते हैं, m की पावर 1, ये 1 हो गया, सही मैच हो रहा है, और बाकी जो भी है l की पावर 0 है और t की पावर भी 0 है, तो l की पावर 0 है यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, p -1/2 हमारा क्या होगा, 0 होगा। देयरफॉर वी कैन से कि p -1/2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि p इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, C, that is 1/2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में फिर इसको यहीं तक रखते हैं हम लोग, राइट। सारा समझ में आया अच्छे से।